नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि आज ही जारी होगी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। वाराणसी से पीएम मोदी आज इसे जारी करेंगे। आपको बता दें, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज जारी की जाएगी, जिसमें करीब 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 2-2 हजार रुपए। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज पीएम मोदी दर्शन पूजन भी करने वाले हैं और गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो तीसरी बार जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी वाराणसी जाने वाले हैं, जहां किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको पटना से बता दें। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और सिर्फ पटना एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि देश के 40 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई। एयरपोर्ट पर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही सघन तलाशी अभियान भी जारी है। पटना से संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, क्या है पूरी खबर? 10 के करीब पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को मेल के माध्यम से यह धमकी मिली, जिसमें देश के 40 एयरपोर्ट को एक साथ करने की धमकी मिली है। उसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। जो संबंधित एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, उनको सूचना दी गई और पिछले 2 से अधिक समय से वहां सघन तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि अभी तक की जांच में कुछ नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम जो किए हैं, सीआईएसएफ के जो कर्मचारी, जो पुलिस बल है, उसके लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन ये चला। अब तक कुछ नहीं मिला है और ज्यादातर इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि असामाजिक तत्व है जो है उन्होंने कोई इस तरीके से हरकत की है। फिलहाल लेकिन आशाजनक चीज संदिग्ध एयरपोर्ट पर नहीं मिली है। जी, लेकिन संजय, सवाल ये भी है कि बार बार ऐसी धमकी दी जाती है। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फिर इंडिगो की फ्लाइट में भी वहां पर भी टिश्यू पेपर पर धमकी भरा, वो टिश्यू पेपर मिला था। एक बार फिर से ये ईमेल के जरिए धमकी। आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की धमकी बार बार देते हैं और वहां तक प्रशासन की टीम पहुंच नहीं पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सवाल वाजिब है। कोई ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार एयरपोर्ट को लेकर धमकी दी गई है कई बार और जांच आगे बढ़ती है और पता नहीं कहाँ जाकर रुक जाती है। एक बार फिर से हिमाकत करते हैं ऐसे लोग। देखना होगा आज की इस घटना को लेकर जो एजेंसियां हैं वो क्या कार्रवाई करती हैं। और फिलहाल कोऑर्डिनेशन के साथ सघन तलाशी अभियान जो एयरपोर्ट पर चल रहा है। अंदर पूरा कैंपस को खंगाला गया है, बाहर भी कैंपस को खंगाला गया है। हालांकि ये अभी ये बात जो निकलकर सामने आई है कि अभी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है जिसको लेकर परेशानी हो सके। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पटना में आरजेडी नेता बीमा भारती के घर पूर्णिया पुलिस पहुंची। पुलिस की टीम बीमा भारती के बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। बीमा भारती के बेटे पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। दरअसल पूर्णिया की रुपौली पुलिस ने भवानीपुर बाजार में 2 जून को हुए व्यवसायी गोपाल यादुका की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। हत्या के तार रुपौली से 5 बार की विधायक और लोकसभा चुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी रही बीमा भारती के बेटे से जुड़ा है। गोपाल यादुका की हत्या करने की डील 5 लाख रुपए में फिक्स की गई थी। गिरफ्तार बदमाशों ने पुलिस को यह भी बताया कि हत्या के बाद एक बासा में राजा कुमार ने पार्टी भी दी थी। शूटर ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि व्यवसायी की हत्या के लिए उन्हें सुपारी दी गई थी। वहीं इस मामले में आरोपी ब्रजेश यादव और विकास यादव की गिरफ्तारी की भनक लगते ही बीमा भारती का बेटा राजा पूर्णिया छोड़कर भाग निकला है। इधर बीमा भारती ने पूर्णिया पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। बीमा भारती ने कहा कि हमें और हमारे परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। मेरे बेटे और पति को मर्डर केस में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बिना किसी नोटिस वारंट के पुलिस, बिना महिला पुलिस के मेरे सरकारी आवास के अंदर आ गई। मेरे बेटे को आर्म्स एक्ट के झूठे केस में फंसाया गया है। इतने में जो है कि फोर्स जो है कि घर घुस गया बिना लॉक किए, ऐसे ठकठकाए हुए। हम महिला हैं, पूर्व विधायक हैं और इस तरह से प्रशासन जो है कि अचानक घर घुस गया। ना तो नोटिस है ना तो कुछ है। क्या हम अपने सरकारी आवास में अपराधी को यहाँ पर दिए हैं रखने के लिए? क्या जगह है? आतंकवादी है क्या? इस तरह से जो फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत सरकार ने जो है कि एक बीमा भारती मिला है परेशान करने के लिए उसको। इस तरह से हमारा बेटा को फंसाया गया मर्डर केस में।
ये सब जो है सरकार का जो है ना इशारा है, सरकार के इशारा पर यह पुलिस नाच रही है और इस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन बीमा भारती डरने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि हमको भी जेल करिए, हमारे परिवार को घसीटा जा रहा है, हमारा पति को फंसाएगा। जमीन विवाद में हमारा बेटा का क्या होता है, 18 साल का बेटा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसका लाइफ खराब किया, आराम सेट दे करके जेल भेजवाने का काम किया। इससे पहले बीमा भारती लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंची थी और रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी से टिकट के लिए दावा भी ठोका है। मुलाकात के बाद बीमा भारती ने बताया, इस सीट को लेकर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी लगभग तय कर लिया है। आरजेडी की तरफ से या तो वो या फिर उनके पति उम्मीदवार हो सकते हैं। आज शाम ही आरजेडी इन दोनों में से एक को अपना सिंबल दे देगा। क्या कि चुनाव है तो स्वाभाविक है कि चर्चा होना ही है, तो इसलिए आए हैं, तो मिलने जा रहे हैं अभी। क्या कुछ बात रखेंगे? आप मानती हैं कि रुपौली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वहाँ से तो चुनाव लड़ेंगे ही सब। परिवार में कोई न कोई तो लड़ेंगे ही, रुपौली छोड़ेंगे नहीं ना रुपौली के जनता छोड़ेंगे। जो लोग दावेदारी कर रहे हैं आपके दूसरे जो गठबंधन के लोग हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? तेजस्वी से बोलेंगे इस बात को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है अभी, ऐसा तो सूचना नहीं है कि कोई वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, चाहे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। अभी तेजस्वी से अभी पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं, तो क्या बात हुई है? फोन पे बात हुई है, तब आप यहाँ आई हैं? हाँ, बात हुई है, मिलेंगे तब फिर बताएंगे। आप मानती हैं कि वहाँ के लिए, रुपौली के लिए आपका पक्का दावा है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुख्य आरोपी तिलक सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने इसको लेकर पूरी जानकारी भी दी। करीब 100 से अधिक लड़कियों के रेप के आरोप को पुलिस ने खारिज कर दिया है और फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से बताया जा रहा है कि नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि रेप जैसी घटना नहीं हुई है। एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाए गए, तिलक कुमार, उसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, तो बहुत सारी चीजें जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। जो आरोप लग रहा है कि 100 से अधिक लड़कियों का यौन शोषण हुआ, उसमें क्या कुछ अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है, फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। और अगली खबर आपको अररिया से बता दें, जहां बकरा नदी पर बना पुल टूट गया है। सिकटी के पड़रिया घाट का पुल ध्वस्त हो गया। करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया गया था। सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड के बीच ये पुल बना था, लेकिन ये पुल टूट गया है और ऐसे में दोनों प्रखंड का संपर्क टूट गया है। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बकरा नदी पर बना पुल टूटा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से पुल धराशायी होकर नदी में गिर गया है और ऐसे में जो लोग इससे जाते थे, चलते थे, यहाँ से एक दूसरे प्रखंड से जुड़ता था ये पुल, वो दोनों प्रखंड का संपर्क जो है वो टूट गया है। कुरसा कांटा प्रखंड के बीच ये पुल बना था। बताया जा रहा है कि सिकटी और कुरसा कांटा प्रखंड को ये पुल जोड़ता था। लोग यहाँ आसानी से आना जाना करते थे, लेकिन ये पुल जो है वो टूट गया है। अररिया संवाददाता सतीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पूरा पुल जो है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो चुका है। क्या पूरा पुल ही गिर चुका है या कुछ हिस्सा गिरा है इसका? जी, पुल का बीच का हिस्सा पहले गिरा और साइड से जो है वो लगातार गिर ही रहा है ये पुल। हम बता दें कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग द्वारा यह जो है 2011 से यह पुल बन रहा था, जो नेपाल से जो सटे इलाके हैं, कुरसा कांटा, सिकटी, पड़रिया, कचना, सालगुरी, इन इलाकों को वो जोड़ता था। और यह आज जो है जिस तरीके से तस्वीर आई है, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग द्वारा जो ब्रिज बनाया जा रहा है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हल्की सी बारिश हुई और नदी में पानी बढ़ जाता है और धाराशाही जो यह
ब्रिज है जो कुर्साकांटा और सिकटी प्रखंड को जोड़ता है। हालांकि अप्रोच पथ बना हुआ नहीं है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी इसका चालू नहीं हुआ है, लेकिन जो अप्रोच पथ नहीं होने के बावजूद लोग आना जाना करते थे, तो 2 प्रखंड जो है वो बिल्कुल अलग हो गया है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से विभाग द्वारा काफी लापरवाही बरती गई और जिसका नतीजा जो है तस्वीर सामने है। जी सतीश, क्या लोग बता पा रहे हैं पुल के गिरने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि लोग इसी पुल से आवागमन करते थे? ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो पुल की गुणवत्ता, हर बार जो यह तस्वीर आती है बिहार के अलग अलग जिलों से, तो साफ तौर पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं पुल की गुणवत्ता के, आखिर किस तरीके से संवेदक द्वारा यह पुल बनाया जा रहा है। और इतने लंबे समय से 2011 से ये लगातार पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और इस तरीके से गिर जाना तो ग्रामीण कार्य विकास विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर किस तरीके से ये पुल बन रहा था। जी किसी के हताहत होने की भी खबर है क्या इसमें? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जो है यहाँ पर जो पुल जिस तरीके से गिरा है तो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बकरा नदी पर बना यह पुल गिरा है। अभी फिलहाल कोई हताहत होने जैसी खबर नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतीश। बढ़ते आगे, बिहार सरकार ने नौकरी और रोजगार के रोड मैप पर काम तेज कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल्द ही नौकरियों की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 साल में करीब 4.5 लाख नौकरी और 11 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बिहार में नौकरी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स भी तेज हो गया है। नौकरी की बहार पर सियासत अपार है। नौकरी का श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो 17 महीने का मौका मिला नीतीश जी के साथ काम करने का, मिशन मोड में काम किया। 3.5 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए, नौकरी दिए गए। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हर तरफ नौकरी की भरमार और रोजगार की बहार है। चुनाव के दौरान नौकरी देने का ढोल पीटने वालों को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जंगल राज के युवराज लोकसभा चुनाव के दौरान नौकरी देने का राग लापते रहे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एनडीए सरकार नौकरी देने का नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। 1 साल में करीब 4.5 लाख नौकरियां दी जाएगी और 11 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व का परिणाम है कि आज इस रूप में आया है और आज लाखों युवा सरकारी रोजगार सरकारी नौकरी पाके या सरकारी नीतियों के परिणाम से सृजित रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ये नौकरी की कहानी कब से शुरू हुई? नौकरी मतलब तेजस्वी जब से हुआ। ये बीजेपी के लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि इस बंदे ने कमाल कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब यूपी के लोगों को नौकरियां मिली, वहां के प्रवक्ताओं के बच्चों को, परिवार को, महत्वपूर्ण यह है कि 10 लाख की नौकरी का हमारा वादा था, सरकार नहीं बनी। जब सरकार में आए तो तेजस्वी जी की एकमात्र शर्त थी कि फ्री हैंड मिलना चाहिए नौकरी के फ्रंट पर। दिया भी, धन्यवाद नीतीश जी का। 5 लाख नौकरियां सुनिश्चित की गई।
तकरीबन हर मीटिंग में बोलते रहे कि 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक हेल्थ कार्डर का है। तो जाहिर तौर पर हम चाहेंगे कि बिना पेपर लीक के ये जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये सारी योजनाएं बहुत कमिटेड तरीके से तेजस्वी जी ने अपने कार्यकाल में सुनिश्चित किया था। लेकिन घोषणा नहीं, निश्चय की बुनियाद पर नीतीश कुमार जी की कार्यप्रणाली है। जो कहते हैं सो करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए हमने जो लक्ष्य तय किया है, देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिससे हमारी तुलना की जा सकती है, अतुलनीय है। और वैसे दौर में जब राजनीति में बिहार में नौकरी के बदले जमीन लिया जाता है। और सीतामढ़ी से पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सियासत थम नहीं रही है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए काफी काम किया, पर अब वे इन दो समुदाय का काम नहीं करेंगे। अब देवेश चंद्र ठाकुर के इसी बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन किया है और डिप्टी सीएम ने कहा है कि उनकी ये पीड़ा एक उम्मीदवार की पीड़ा है जिन्होंने वोट दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आज़ाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है। तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हमने नौकरियां दी हैं, तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। नासमझी भरा बयान है। मैं मानता हूं कि यादव समाज और कुशवाहा समाज और अन्य सभी समाजों का समर्थन हमेशा हम लोग को मिला है, और मैं तो मानता हूं कि यादव समाज ने तो हमेशा भाजपा का साथ दिया है। आज बिहार में हम 100 सीटें जीतते हैं, हमारे 30 सांसद हैं और पहले भी 39 सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी समाज का हमको वोट मिला है। और मैं तो मानता हूं कि यादव समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ कर, कुशवाहा समाज ने बढ़ चढ़ कर भाजपा को समर्थन दिया है। इसलिए ऐसे इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान, अशोभनीय बयान संसदीय लोकतंत्र में नहीं हो सकता। तकरीबन 5,15,000 वोट उन्हें मिले। निकटस्थ प्रतिद्वंदी अर्जुन राय जी को 4,65,000 के आसपास और 1,20,000 वोट नोटा समेत अन्य को मिले। यानी कि इनको मिले वोटों से इनके खिलाफ के वोट ज्यादा। उनका कोई और सांसद होगा क्या? और इतनी विद्वेषपूर्ण बात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।